A very good morning all of you and very welcome to my channel Trusty IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे साक्षी गर्ग की कॉपी के बारे में और सृष्टि जयंत देशमुख की कॉपी के बारे में। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के टॉपर में कौन कैसे आंसर राइटिंग करता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे आप सीख सकेंगे कि आखिर आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये साक्षी गर्ग के कॉपी के बारे में मैं आपको बता दूं। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य की खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देशन प्राप्त कर रहा है। उपयुक्त कथन का पेड न्यूज की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और जनप्रतिनिधि कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 250 वर्ड में इनको लिखना है और 12.5 मार्क्स का है। यहाँ पर सुझाव भी देना है जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत। भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना में ये पता नहीं क्या लिखा है, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ सोशल मीडिया है, परंतु वर्तमान में पेड न्यूज के प्रति पत्रकारिता आदि के कारण संदेह के घेरे में है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एक प्यारी सी भूमिका बनाई, फिर उसके बाद यहाँ पर पेड न्यूज के बारे में बताया कि आखिर पेड न्यूज किसको कहते हैं। पेड न्यूज के अंतर्गत मीडिया द्वारा न्यूज का प्रसारण निष्पक्षता यथास्थिति न होकर किसी व्यक्ति विशेष के रूप में विशेष के पक्ष में होता है, अर्थात पैसे के बल पर समाचार को मनवांछित रूप दिया जाता है। ये यहाँ पर फिर इन्होंने पेड रूप की निष्पक्षता पर संदेश किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया। पर इनको एक नोट मिला है कि समस्या एवं परिणामों की ओर भी थोड़ा सा स्पष्ट करें। यहाँ पर इनको एक नोट मिला हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने पेड मीडिया और उसके बल पे जो भी पूछा गया है उसको उपयोग किया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि संविधान में उल्लेखित है किंतु अनुच्छेद 19(1) के तहत मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है जिसका दुरुपयोग करना अपराधहीन है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया। फिर उसके बाद इन्होंने मुद्दे बताए हैं और उसके बाद ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष व प्रभावी वास्तविक लोकतंत्र हेतु इस कानून के कुछ सुधार की आवश्यकता है। फिर उन्होंने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था उसकी के आधार पर इसके बारे में बताया है। नेताओं द्वारा धर्म जाति के आधार पर वोट मांगने को आपराधिक ठहराया जाए। देखिए ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है ये आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एज इट इज आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पॉलिटी के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे लक्ष्मीकांत आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया हो तब जाके आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया है वो है कि यदि भारत में ब्राजील घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करता देश है फिर भी यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है। उदाहरण से समित समझाइए और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016 का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राजील घोषणा पत्र क्या है, भारत ने कब कैसे हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो इसके आंकड़े भी पता होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2.6 करोड़ लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। 5 करोड़ लोग घायल या शारीरिक विकलांगता का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान दिया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको ये यहाँ पर ये जो फैक्ट्स है, डाटा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ब्राजील घोषणा पत्र है ये क्या है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने नोट में लिखा है। अन्य कारण भी यहाँ पर बताने के लिए कहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है वाहन संशोधन अधिनियम 2016, इसके द्वारा इसमें क्या क्या लाभ है और इसके बाद इसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। वित्त व्यवस्था के बारे में अस्पष्टता है, भाषा अस्पताल से सीमित परिभाषा है, जवाबदेहिता करने के लिए उचित दंड की व्यवस्था न अभाव, हाईवे आदि पर मादक बिक्री के रोक का भी अभाव है। तो इस तरीके की ओवर स्पीडिंग की समस्या, सड़क का ये सब इनको थोड़ा सा नोट मिला है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन आंसर राइटिंग की है।
तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें यहाँ पर ऐड ऑन करना है। अब हम बात करते हैं सृष्टि देशमुख की कॉपी के बारे में कि उन्होंने इसको कैसे हैंडल किया है। देखिए, ये है सृष्टि देशमुख की कॉपी। सृष्टि देशमुख ने इसमें ये रिसेंटली कंट्रोवर्सी आई थी मास्टर ऑफ द रोस्टर, इस पर इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है। इसमें इन्होंने देखिए की पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर छाट लिए। एक तो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, उसके बाद प्रॉब्लम्स है, करंट सिस्टम है और कॉन्सिक्यूशंस है यहाँ पर, और वे आउट भी यहाँ पर पता करना है कि वे आउट क्या है। तो की पॉइंट इन्होंने सबसे पहले देख लिए। क्वेश्चन में हम अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा क्या एक टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले की पॉइंट देखना चाहिए, फिर इन्होंने इसको अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले ये केस आया था जिसमें मास्टर ऑफ द रोस्टर के बारे में बताया था, तो पहले वो बताया, ठीक है। इशू में जो ये जो इशू था वो क्यों जनरेट हुआ उसके बारे में बताया, फिर उसके बारे में इसका करंट सिस्टम और कॉन्सिक्वेंस भी बताया यहाँ पर, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए कि हाँ ऐसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिर उसके बाद देखिए, ये 2 पेज में, मतलब 2 पेज में आपके 250 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जुडिशरी इंक्रोचमेंट पर एक क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। एनजेएसी का भी यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने डिस्कशन किया है, गवर्नेंस भी डाला है इसमें, थोड़ा सा गुड गवर्नेंस, कि ये जो जुडिशरी इंक्रोचमेंट है और इसमें जो इन्होंने अपनी तरफ से वे आउट बताए हैं वो है। तो इस तरीके से इनकी कॉपी भी देखा जाए तो इन्होंने भी एक बेहतरीन आंसर राइटिंग की है। तो इन दोनों की कॉपी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर हमें कितना नॉलेज होना चाहिए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते भी हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। और जहाँ तक आपकी बात है कि आपको ये नॉलेज कैसे आएगी, तो देखिए, ये अगर नॉलेज आपको लानी है तो ये मल्टीपल रिवीजन से ही आएगी। आपको पता करना होगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है इन करंट में। उसके बाद वो करंट को आपको अच्छे से अपने खुद के नोट्स बनाने और उसको बार बार रिवीजन करना है। जैसे कि 35A के लिए जो भी रिसेंटली में कंट्रोवर्सी आई थी, उस पर एक ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जब तक आप उस पर मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 35A के सारे प्रोविजंस भी पता होना चाहिए, मतलब आपको पॉलिटी भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक देखिए, कोई भी भविष्यवाणी या फिर इस तरीके से आकाशवाणी नहीं होती कि आपको आकाशवाणी हो गई और आपको आंसर लिखना आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप इस लेवल की आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।